नमस्कार साथियों, मैं दीपक बिट्टू एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं हमारे YouTube चैनल एजुसोर्स बाय बिट्टू पर। आज अपन चर्चा करेंगे केंद्र शासित प्रदेशों में लंबे समय से चली आ रही उस समस्या के बारे में जिसका निवारण अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा कर दिया गया है। आखिर वो कौन सी समस्या है? केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं? संविधान में इनका किस प्रकार कहां वर्णन किया गया है? इस बारे में अपन पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं। देखिए, नाम से पता चलता है कि जिन प्रदेशों पर केंद्र सरकार द्वारा शासन किया जाता है उनको केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। केंद्र सरकार है वो इन सभी राज्यों में अपने एक उपराज्यपाल की नियुक्ति करती है और इन्हीं उपराज्यपालों के माध्यम से वो वहां पे शासन करती है। ठीक है, तो अब ऐसे कितने केंद्र शासित प्रदेश भारत में है? ऐसे कुल मिलाकर 8 केंद्र शासित प्रदेश है वो भारत में है। कौन कौन से? चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप दमन दीव और दादर नागर हवेली और लद्दाख और अपना दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ये 8 जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनमें से देखिए, दादर नागर हवेली और दमन दीव हैं, ये पहले दोनों अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन 2020 में दोनों को मिलाकर अब ये एक ही केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अब संविधान में इनका उल्लेख कहां मिलता है केंद्र शासित प्रदेशों का? देखिए, संविधान में इनका उल्लेख मिलता है भाग 8 में। संविधान के भाग 8 जिसमें कि अनुच्छेद 239 से 239 से 242 तक दिए गए हैं। इन सभी अनुच्छेदों में केंद्र सरकार में किस प्रकार से शासन किया जाएगा इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। अब ये जो मैंने 8 आपको केंद्र शासित प्रदेश बताए, इनमें से 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी खुद की विधानसभाएं हैं, जिनकी जनता अपनी सरकार चुनती है। ठीक है, ये कौन-कौन सी हैं? देखिए, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, ये 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी खुद की विधानसभाएं हैं और जहां की सरकार है वो जनता द्वारा चुनी जाती है। अब समस्या क्या आती है? अब समस्या ये आती है कि जब जनता द्वारा चुनी हुई सरकार और केंद्र सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उपराज्यपाल, उन दोनों में से सर्वोच्च सत्ता किसके पास रहे, कौन निर्णय करे, ये विवाद हमेशा से चलता आ रहा है। अब जो समस्या आई है उसके बारे में आपको बताता हूं कि देखिए, जब भी कोई सरकार बनती है, जब भी कोई पार्टी चुनाव के लिए जाती है, तो वो जनता से वादे करती है कि हम आएंगे तो ऐसे करेंगे, हम आएंगे तो वैसे करेंगे, हम आएंगे तो ये नीतियां लागू करेंगे। और जब वो सरकार में आते हैं तो कोई भी सरकार अपनी नीतियां, अपने वादे ये पूर्ण करवाती है किसकी सहायता से, किसके माध्यम से? प्रशासन के माध्यम से। यानी प्रशासन पर सरकार का नियंत्रण रहता है। सरकार चाहे तो प्रशासन में जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी, उनका ट्रांसफर कर सकते हैं, उनकी पोस्टिंग कर सकते हैं, ये सब सरकार के नियंत्रण में होता है। मगर अगर मान लीजिए कि ये सब सरकार के नियंत्रण में हो ही ना, अगर कोई सरकार है उसके पास ये भी अधिकार ना हो कि वो अपने अधिकारियों का ट्रांसफर है वो यहां से वहां कर सके, तो क्या वो अधिकारी सरकार के आदेशों की पालना करेंगे? निश्चित रूप से नहीं करेंगे, वो अपनी मनमानी करेंगे। बस यही दिल्ली में हो रहा है। आप देखिए, दिल्ली सरकार के पास ये पावर अभी तक नहीं थी कि वो अपने अधिकारियों का ट्रांसफर ही कर सके। जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, उनका ट्रांसफर कर सके। क्यों? जब जब भी दिल्ली सरकार इनका ट्रांसफर करती थी तो उपराज्यपाल द्वारा उनको रोक दिया जाता था और राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता था, उनसे निर्णय करवा लिया जाता था या स्वयं निर्णय दे दिया जाता था कि ये यहीं रहेंगे। तो ये सब क्यों हुआ? इसका मूल कारण है अनुच्छेद 239 ए का क्लोज 4। सबसे पहले आर्टिकल 239 ए क्या है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि संविधान के भाग 8 में 239 से 242 तक जो वर्णन है वो केंद्र शासित प्रदेशों में शासन किस प्रकार किया जाएगा उसका वर्णन है। इसी भाग में 1991 में 69वें संविधान संशोधन द्वारा एक आर्टिकल जोड़ा गया जिसे कहा गया 239 ए। ये 239 ए बनाया जाता है पूर्ण रूप से दिल्ली में आखिर किस प्रकार से शासन चला जाएगा उसके लिए। और इसी 239 ए का जो क्लोज 4 है
वो है विवाद का विषय लंबे समय से। अब ये क्लोज 4 क्या है? ये कहता है कि जब कभी भी मंत्री परिषद और उपराज्यपाल के मध्य किसी भी विषय को लेकर विवाद होगा, ठीक है, जब भी मंत्री परिषद और उपराज्यपाल के बीच किसी भी विषय को लेकर विवाद होगा दिल्ली में, तो उपराज्यपाल उसे राष्ट्रपति को ट्रांसफर कर सकेगा सब्जेक्ट को, और अंत में राष्ट्रपति जो निर्णय देगा, जैसा कि आपको पता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेगा, तो राष्ट्रपति जो निर्णय देगा वो ही मान्य होगा। यानी जो दिल्ली सरकार है, दिल्ली राज्य की जो जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है, उसका निर्णय मान्य नहीं होगा। विवाद होने पर राष्ट्रपति का निर्णय मान्य होगा। और इसमें आगे क्या लिखा है कि अगर उपराज्यपाल को लगता है कि जो विवादित विषय है जिसे राष्ट्रपति के पास निर्णय के लिए ट्रांसफर किया गया है वो इतना आवश्यक है कि उसे अभी क्रियान्वित किया जाना चाहिए, तो उपराज्यपाल है वो अपने विवेकानुसार उसको उसी समय वो क्रियान्वित कर सकता है। उसको राष्ट्रपति के निर्णय का इंतजार नहीं करना है। राष्ट्रपति का जो भी निर्णय आएगा वो बाद में लागू कर देगा, लेकिन अभी वो अपने विवेक के अनुसार भी निर्णय लेकर उसे लागू कर सकता है। यानी दिल्ली सरकार की पावर 0, यही इसका मतलब हुआ। तो इसे लेकर दिल्ली सरकार, अब मुद्दा क्या उठा? ट्रांसफर को लेकर मुद्दा उठा। उपराज्यपाल, देखिए उपराज्यपाल इस क्लोज 4 का 239A के क्लोज 4 का बहुत ज्यादा मिसयूज कर सकता है। वो हर विषय को इंपोर्टेंट बता सकता है, ठीक है। तो इस वजह से ट्रांसफर को टालते रहे दिल्ली सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट के पास गई। दिल्ली सरकार ने कहा कि माननीय न्यायालय जी, हम जब ट्रांसफर ही नहीं कर पाएंगे किसी अधिकारी का, हमारे पास इतनी पावर नहीं है, तो हमारे अधिकारी हमारे काम नहीं मानेंगे, हमारा आदेश नहीं मानेंगे, और जब वो हमारा आदेश नहीं मानेंगे तो हम अपनी नीतियां हैं, हम अपने हमने जो जनता से वादे किए हैं, लोक हित जो काम है वो हम नहीं कर पाएंगे। और हमें तो जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है, हमें तो उसको मुंह दिखाना है, उसको जवाब देना है कि हमने आखिर किया क्या आके। लेकिन मूल दोषी कौन है? ये अधिकारी है, ये हमारे कहने पे काम ही नहीं करते, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 जज की पीठ बिठा दी। अब हुआ क्या? दोनों में विरोधाभास। एक जज ने कहा, फरवरी 2019 की बात है ये, 2 जजों की पीठ बिठाई गई। एक जज कहता है कि नहीं, दिल्ली सरकार है वो ट्रांसफर कर सकती है, ये पावर है उसके पास। दूसरे जज ने कहा कि जी नहीं, ये तो केंद्र शासित प्रदेश है, यहां तो उपराज्यपाल ही डिसाइड करेगा ट्रांसफर का खेला, ठीक है। केस को 3 जजों की पीठ के पास भेज दिया गया कि आप डिसाइड कीजिए। उन तीनों जजों ने भी खूब माथापच्ची की, लेकिन उनको भी समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये एक संविधान का विषय है, समझ गया। तो इसमें क्लियरिटी लाने के लिए एक संवैधानिक पीठ है, वही इसका निर्णय करे। तो ठीक है, तो अब ये संविधान पीठ के पास भेजा गया। भाई संवैधानिक विषय इसको माना कि संविधान में कुछ न कुछ इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आर्टिकल 145 जो संविधान का है वो कहता है कि अगर जब कभी भी संविधान के विषय में कोई निर्णय लेना हो तो मिनिमम 5 जजों की बेंच है वो बैठेगी उसमें निर्णय लेने के लिए। तो वहीं इस पर भी हुआ, 239A पर भी हुआ। इसका भी वर्णन करने के लिए, व्याख्या करने के लिए 5 जजों की बेंच बैठी, और उसमें हमारे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी ये भी शामिल थे। अब इन्होंने क्या फैसला दिया? इस 5 जजों की सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है उसने ये फैसला दिया कि दिल्ली में उपराज्यपाल है वो केवल 3 विषयों पर, कौन कौन से? भूमि, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस, इन पर है, इनके लिए निर्णय लेने में सर्वोच्चता रखता है। बाकी के अधिकारियों से संबंधित, सर्विस से संबंधित जितने भी निर्णय हैं वो दिल्ली सरकार के ही मान्य होंगे, वो दिल्ली सरकार ही लेगी। उपराज्यपाल या केंद्र सरकार है, राष्ट्रपति है, वो मान्य नहीं होंगे। दिल्ली सरकार जो निर्णय लेगी वो मान्य होंगे। और जैसे ये निर्णय आता है वैसे ही आम आदमी पार्टी में, दिल्ली सरकार में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। रातों रात है वो कई अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये आप ट्वीट देख सकते हैं आम आदमी पार्टी का, इस पोस्ट में भी आपको पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि किस कदर खुशी है आम आदमी पार्टी में दिल्ली सरकार में। तो देखिए, निश्चित रूप से ये फैसला न्यायालय द्वारा जो किया गया है बहुत ही एक अच्छा फैसला है, जिसे जनता द्वारा जो सरकार जहां की चुनी है हुई है उसको इतनी पावर तो देखिए होनी भी चाहिए कि वो वहां के अधिकारियों का ट्रांसफर कर सके, तभी वो अपने नीतियों को क्रियान्वित कर पाएगी, आदेश दे पाएगी, अपने आदेश की पालना करवा पाएगी।
तो आज हमने पढ़ा केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। केंद्र शासित प्रदेशों का संविधान में कहाँ वर्णन मिलता है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, किस समस्या के का निर्णय दिया, किस क्लॉज की व्याख्या की, इन सब चीजों के बारे में आज हमने आपको बताया। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।